थप्पड़ का वार इतना तेज था कि उसका निचला होंठ फट चुका था, जिससे टपकता हुआ खून उसके चेहरे पर जम चुका था। आंखों के नीचे आंसुओं के मोटे मोटे निशान उसे और ज़्यादा दुख में डाल रहा था। उसके जिस्म को देखते ही उसको अंदाज़ा हो गया कि वो बड़ी मुश्किल से 20-21 साल की है। कुछ देर के बाद नौकर ने ट्रे में खाना उसके कमरे में लाकर रख दिया। माँ ने खाना खा लिया है, उसने जाती हुई नौकरानी से पूछा तो उसने पलटकर सर हिलाते हुए जवाब दिया, जी साहब, उन्होंने खाना खा लिया, अपने कमरे में ही मंगवा लिया था। यानी आज किसी ने भी डाइनिंग टेबल पर खाना नहीं खाया था। उस वक्त श्वेता सोग में थी और सोग के हिसाब से उसे अपने घर में ही रहना था। सोग के बाद उसका इरादा था कि वह श्वेता को जाकर अपनी हवेली में लाएगा। श्वेता की शादी कुछ साल पहले ही विष्णु नाम के आदमी से हुई थी। वो बहुत ही ज़िद्दी और अड़ियल आदमी था, जिसने अपने खिलाफ बड़े बड़े लोगों को अपना दुश्मन बना लिया था। लेकिन उसके बावजूद श्वेता उससे बहुत मोहब्बत करती थी और वह सिर्फ श्वेता की मोहब्बत करने की वजह से उन्हें विष्णु का प्रपोजल स्वीकार करना पड़ा था। अब विष्णु की पत्नी थी और उसके साथ एक मोहब्बत भरी जिंदगी बिता रही थी। न जाने उसकी मोहब्बत भरी जिंदगी को किसकी नज़र खा गई थी। जो विष्णु के साथ यह हादसा हो गया था, वह नहीं जानता था यह किसी दुश्मनी के कारण हुआ था या किसी की गलती के नतीजे में विष्णु की मौत हुई। ये सच था कि भानु प्रताप के ज़िंदगी में सबसे पहले और सबसे इम्पोर्टेंट उसकी माँ ही थी और उसकी बहन। उसके बाद ही कोई आता था, लेकिन वे लोग अभी भी उसे ठाकुर और सरदारी के लायक नहीं समझते थे। और वजह यह थी कि उसकी नरम तबीयत। शायद शकुंतला देवी को ये लगता था जालिमाना व्यवहार और गुस्सा सरदारी बहादुरी के लिए एक खास मुकाम है। ये गुण उसके अंदर नहीं तो वह सरदारी के लायक नहीं है। हकीकत ये थी कि वह आज तक किसी पर बिना किसी कारण के जुल्म बर्दाश्त नहीं कर सकता था। अभी भी जो कुछ उसने किया वह सिर्फ और सिर्फ शकुंतला के कहने पर ही किया था। उस लड़की के तरफ देखते हुए कितने ही रंग जो उसके दिल में उभर आए थे, लेकिन वह उन सब के बारे में उसे नहीं बता सकता था। उसने हाथ आगे बढ़ाते हुए उसके कंधे पर हल्की सी थपकी दी। पीहू मंदी मंदी आंखें खोलकर उसे देख रही थी और फिर जल्दी दुपट्टा संभालते हुए सीधी हो गई। न जाने कितने टाइम से रोते रोते यहीं सर टिकाकर आंखें मूंद कर अपने आप को शांत करने की कोशिश कर रही थी। पूरी नींद की वादियों में उतर गई थी, जबकि एक बार उस आदमी को फिर से सामने देखकर डर में पड़ गई थी। उठो और खाना खा लो। वह नहीं जानता था कि उस लड़की का नाम क्या है। उस वक्त गुस्से में उसका नाम जानना ही भूल गया था। उसका शब्द उस वक्त भी नॉर्मल निकल रहा था, लेकिन वह बेहद नरमी से बात कर रहा था। पीहू को हैरानी हुई। उसकी पर्सनैलिटी उसके सामने जिस तरह खुली थी, उसे एक जालिम और बुरा इंसान समझ रही थी, लेकिन उस वक्त उसका व्यवहार बिल्कुल अलग था। उसके सामने ही जमीन पर बैठा था। पीहू को यूं अपनी तरफ हैरानी से तकता देखकर वह जल्दी खड़ा हो गया और फिर हाथ के इशारे से सोफे की तरफ जाते हुए चला गया। उसका इशारा यही था कि वे जाकर खाना खा ले। पीहू को बिल्कुल भूख नहीं थी, लेकिन उस वक्त वह मना नहीं करना चाहती थी। शायद उसे भूख के बावजूद भी उस वक्त उसे खाने की चाहत नहीं हो रही थी। वह जल्दी से उठकर खड़ी हुई और फिर दुपट्टा अच्छी तरह ओढ़ते हुए मुंह धोने चली गई। मुंह हाथ अच्छी तरह से धोने के बाद वापस कमरे में आ गई। भानु प्रताप अभी तक उसका इंतजार कर रहा था। धीरे से झुकते हुए वह नीचे बैठने लगी। जब उसने जोर से उसे रोक दिया, तुम नीचे क्यों बैठ रही हो, इधर ऊपर आ जाओ। वह आदमी उसे हैरान पर हैरान किए जा रहा था, लेकिन वह नहीं जानती थी कि उस हकीकत में अफसोस भी है। अभी उस वक्त वह इतना दबाव में था कि वह जो कुछ उसे करने के लिए कह रहा था वह बस चुप से करती जा रही थी। उसमें इतनी हिम्मत नहीं थी कि वह एक बार फिर उस आदमी को जवाब देती। धीरे से हल्के हल्के निमाला तोड़ते हुए वह हलक से नीचे उतारने लगी और कुछ देर के बाद पानी पीकर उठ गई। बेड पर लेट जाओ और आराम कर लो। उसने खाने के बर्तन वहीं छोड़ दिए और लैपटॉप उठाकर खुद सोफे पर ले जाकर लैपटॉप पर फिर से काम करने लगा। जब उसके लिए उसने नया हुक्म सुनाया था और उसका हुक्म मानते हुए वह बेड पर लेट गई। कुछ देर उसे झिझक की वजह से नींद नहीं आ रही थी। फिर सोने की कोशिश में वह हकीकत में नींद में उतर गई, जबकि उसकी भारी सांसों की आवाज़ सुनते हुए भानु प्रताप के अंदर एक तसल्ली हो गया। नई सोचों ने उसे फिर से घेर लिया था। न जाने शकुंतला देवी को विश्वास में लाने के लिए उसे इस मासूम लड़की पर न जाने अभी उसे कितने जुल्म करने पड़ते। उसे ये ठाकरों की ऐसी रीति रिवाज और रस्मों पर अफसोस होता था और वे अच्छा नहीं समझता था, बल्कि उसे उस चीज़ से हमेशा बुराई महसूस हुआ करता था और वे शर्मिंदा रहा करता था। अगला हर दिन पीहू के लिए ढेरों मुसीबतें लेकर आया था।
शकुंतला उस पर हाथ उठाने से भी बाज नहीं आती थी, जबकि वह उसके भाई को ढूंढने के लिए इस तरह बिजी था कि चाहने के बावजूद भी उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दे पा रहा था। जबकि पीहू एक कैद खाने में आ चुकी थी, शकुंतला देवी उस पर जुल्म और सितम के पहाड़ तोड़ देती थी। नौकरों के सामने उसे जलील और रुस्वा करके रख देती थी। पूरा दिन उसे खाने के नाम पर सिर्फ कुछ बासी निवाला दिया जाने लगा, जबकि रात को वह खाना भानु प्रताप के साथ ही खाया करती थी। अभी भानु प्रताप और उसके बीच किसी तरह की कोई बातचीत नहीं हुई थी। बस भानु प्रताप कभी कभार हल्की फुल्की बातचीत उससे कर लिया करता था और उसके बावजूद भी वह धीरे से कुछ कह देती, जबकि वह कमरे में अपनी अलग पहचान के साथ उस पर मेहरबान था। पीहू को हमेशा ही इस बात पर हैरानी होती, शकुंतला के सामने जिस तरह वह गुस्सा करता और कड़वे शब्दों में उससे बात करता और कमरे में उसका व्यवहार बिल्कुल अलग होता था। ना ही उस पर किसी तरह के गुस्सा करता, ना ही उसे किसी तरह के कड़वे बात बोलता, ना ही जुल्म सितम का पहाड़ तोड़ता, वह ना ही उससे अपनी किसी फालतू चीज़ के लिए इच्छा करता। जबकि अभी भी उसे शकुंतला के सामने उसे डांटने से बाज नहीं आता था और शकुंतला देवी चाहे जैसे मर्जी उससे व्यवहार करती, बस वह चुप से देखता रह जाता था। दूसरी तरफ भानु प्रताप को अंदाजा हो चुका था कि शकुंतला की छत्रछाया में वह किस तरह बुरे व्यवहार का शिकार रहती है। शकुंतला देवी उसके साथ जो रवैया अपनाती है वह कोई अपने दुश्मन के साथ भी नहीं करता। उसे नौकरों के सामने जिस तरह जलील करती थी, इस तरह कोई भी लड़की बर्दाश्त नहीं कर सकती। लेकिन उस दिन के बाद से कभी भी शकुंतला देवी के सामने भानु प्रताप कुछ नहीं कहता था, जबकि शकुंतला देवी तो अब उस पर हर तरह के टॉर्चर अपना रही थी। उस दिन भी वह शकुंतला देवी के लिए चाय बनाकर ले आई। जब शकुंतला देवी ने चाय उसके तरफ फेंकते हुए उसकी गर्दन ही जला डाली, उसके गर्दन के साथ साथ उसका कंधा भी जल चुका था। जब वो बिल्कुल फुर्ती से पीछे हटी, उसकी चीखों ने नौकरानी के साथ साथ भानु प्रताप को भी अपनी तरफ ध्यान दिलवा दिया था। कमरे से जल्दी से बाहर निकलते हुए तेजी से उसकी तरफ आया। माँ, ये आपने क्या किया? उस दिन उसने पहली बार नहीं टोका था। यह इसी लायक है और इसे पता है मैं चाय में चीनी नहीं पीती, फिर भी आज इसने चाय मीठी बनाई है, जबकि कुछ देर पहले शकुंतला देवी ने उसे खुद ही कहा था कि उसकी चाय में चीनी डालकर ले आए। भानु प्रताप उन्हें दुख और हैरानी भरी नज़रों से देखता रह गया। तुम अपने कमरे में जाओ, उसने पीहू को कमरे में भेज दिया। जब वह दुख से कमरे में आते हुए रो पड़ी थी। भगवान के लिए इस तरह मुझ पर जुल्म मत कीजिए, मैं खुद ही उससे अच्छी तरह निपट रहा हूँ। मैं देख रहा हूँ कि तुम आजकल उसकी ज़्यादा ही तरफदारी कर रही हो। मुझे ये बात अच्छी नहीं लगती भानु प्रताप। उन्होंने भानु प्रताप को ही उल्टा सुना दिया। वह कभी भी इस बात को समझने के लिए तैयार ही नहीं थी। वह बस उससे नफरत करती थी, और वह भी नफरत की हद तक। भगवान के लिए माँ, उस लड़की पर तरस खाइए और खुद पर भी, क्योंकि भगवान की पकड़ बहुत जल्दी इंसान को बर्बाद तबाह कर देती है। इस लड़की ने तो ऐसा कोई गुनाह ही नहीं किया, उसको तो किसी और की सज़ा दी जा रही है। हमें भगवान कभी माफ़ नहीं करेगा। आज वह अपने असली रूप में लौट आया था। आज उसे बेहद दुख हुआ था। उस लड़की के लिए उसकी माँ इस हद तक भी जा सकती थी। शकुंतला देवी उसे खा जाने वाली नज़रों से घूरते हुए अपने कमरे में चली गई। वह पीहू के पीछे ही कमरे में आया जब वो बेड पर उसे लेटी हुई दिखाई दी। रोने से उसकी आंखें सूज चुकी थी, जबकि उसका जिस्म धीरे धीरे कांप रहा था। उसने धीरे से उसकी करवट अपनी तरफ बदल ली। जब उसके गर्दन पर जला हुआ लाल रंग के धब्बे उसे दिखाई दिए तो भगवान के लिए भानु प्रताप, मुझे हमेशा के लिए ख़त्म कर दो, मुझसे ये सब बर्दाश्त नहीं होता। उसने बिना सोचे समझे भानु प्रताप के सामने हाथ जोड़ दिए थे। जो आज से पहले हमेशा उसके सामने चुप रहा करती थी, आज उसका सब्र जवाब दे गया था। मुझसे ये सब कुछ बर्दाश्त नहीं होता। भानु प्रताप जी, भगवान के लिए मुझ पर तरस खाइए और मुझे हमेशा के लिए मौत की नींद सुला दीजिए। वह थक चुकी थी। ये सब कुछ सहते सहते बिना जुर्म की सज़ा उसे अब दिमागी मरीज बना रही थी, जबकि उसका निशान, उसके धब्बे उसके लिए भी जानलेवा साबित हो रहे थे। बिना सोचे समझे उसने धीरे से अपने होंठ उसके गर्दन पर रख दिए। जब वो झिझक के मारे बेकाबू हो गई, उससे दूर होना चाहा। भानु प्रताप ने धीरे से कहते हुए उसका दुपट्टा उठा लिया, जबकि वो बेखुदी में उसके तरफ आया था। मुझे माफ़ कर दो, मैं जानबूझकर तुम्हारे साथ ये सब कुछ नहीं करता। उसने धीरे से अपना मुंह पीहू के साथ मिला लिया, जबकि पीहू बस हैरानी में डूबे हुए उसे देख रही थी। सामने बैठा आदमी बेहद खूबसूरत था। अपने सारे हुस्न के साथ उसके सामने बिल्कुल करीब था। उसकी आंखों में मोहब्बत और नरमी साफ दिखाई दे रही थी। ऐसा कैसे हो सकता है कि मोहब्बत टूटकर उसकी झोली में बरसे और वे मोहब्बत के लिए तरसती रहे?
वह भी बिल्कुल बेकाबू हो गई और भानु प्रताप के मोहब्बत के लिए अपने दिल की झोली फैला लिए थे। जो भी था, एक हसीन रिश्ते में बंध जाने के बाद वह खुद भी उस आदमी की तरफ पिघलने लगी। वह आदमी उसके लिए भगवान का दर्जा रखता था, चाहे रिश्ता जिस तरह भी हो। लेकिन वह भानु प्रताप को अपना सब कुछ मानती थी। वैसे भी उसके साथ रात के अंधेरे में वो कोई भी उसके ऊपर जुल्म नहीं करता था, बल्कि बड़े प्यार से पेश आता था। उसके दिन के रूप अलग थे और रात के रूप अलग थे, लेकिन क्या करता, वह भी बहुत मजबूर था। दिन वाला रूप उसे शकुंतला देवी के लिए निभाना पड़ता था और रात वाला रूप उसे अपनी पत्नी पीहू के लिए उसकी मोहब्बत से हद से गुजर जाता था। वह शकुंतला देवी के सामने उसके हक में आवाज़ नहीं उठाता था, क्योंकि उसकी मजबूरी उसके बीच में आ जाती। उसके भाई ने जो कुछ उसकी बहन के साथ किया था, इतना तो उसका हक बनता ही था। भानु प्रताप की बहन श्वेता की उसके भाई ने सारी जिंदगी उसकी खुशियाँ छीन ली थी, उसकी मोहब्बत छीन ली थी और उसका जीवन साथी उससे इस दुनिया से रवाना कर दिया था। ये सब कुछ उसके भाई की वजह से हुआ था। मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं, मैं ही इस सब की जिम्मेदार हूँ। भानु प्रताप ने नरमी से उसके होंठों पर अपनी उंगलियां रख दी। तुम इन सब की जिम्मेदार नहीं हो, उन सब का जिम्मेदार कोई नहीं है। उसने आंसू भरी नज़रों से उसकी तरफ देखा। भानु प्रताप जी, मुझे ये परेशानी बर्दाश्त नहीं होती। उसके सामने बिल्कुल ढेर हो चुकी थी, जबकि भानु प्रताप बेताबी से उसे अपनी गोद में समा रहा था। वह उसकी मोहब्बत की हकदार थी। उसके जिस्म पर सिर्फ भानु प्रताप का ही हक था। वह जानती थी कि ये बदला बदला हुआ आदमी मोहब्बत की जिस तरह की मांग कर रहा था, वह उसी वक्त उसके सामने ढेर हुई और उसने मोहब्बत से उसके सारे दर्द छीन लिए। धीरे से उसके होंठों से उसके गर्दन और फिर उसके दिल तक उसने मोहब्बत का सारा रास्ता तय किया। उस दिन उसने पीहू को जीत लिया। पीहू उसने पूरे हक से उसके सामने ढेर हो चुकी थी। उसने स्वीकार कर लिया दुनिया की सारी परेशानी एक तरफ और उस आदमी की बाहों में मौजूद वह सुकून एक तरफ। उसका कोई भी मिसाल नहीं हो सकता था। मोहब्बत उस पर टूट कर बरसी और मोहब्बत में भीगती चली गई। अगले आने वाले दिन ऐसे चुप में बीते थे, जहाँ कमरे में उसे कभी कभार भानु प्रताप की मोहब्बत मिल जाती थी, वहीं बाहर वही घमंडी अकड़ भरे शब्दों का वार उसे सहने पड़ते। वह शकुंतला से कभी बच नहीं सकती थी। वह उसे सारी जिंदगी ही अपना मुजरिम समझती रहेगी, जबकि भानु प्रताप उसे नफरत ही नहीं कर पाता था। लेकिन पीहू से नफरत का सवाल ही पैदा नहीं होता था। इतने दिन बीत चुके थे, लेकिन उसने अभी तक अपनी माँ राजबाला से मुलाकात नहीं की थी। वह अपने बेटे के गम में और अपनी बेटी के दुख में घुलती जा रही थी। उसके लिए हर दिन एक नई परेशानी इंतज़ार में होती थी। कुछ दिन भानु प्रताप बहुत ही बिजी रहा। वह चाहने के बावजूद उस पर ध्यान नहीं दे पाया था, लेकिन उन दिनों वह अक्सर रात को भी घर देर से आया करता था, जबकि शकुंतला का व्यवहार अभी भी वैसे का वैसे ही था। पीहू सारा दिन घर के कामों में जुटी रहती। कुछ दिनों से उसकी तबीयत काफ़ी खराब थी, लेकिन उसके बारे में वह सिर्फ भानु प्रताप को ही बताना चाहती थी, क्योंकि वह जानती थी शकुंतला देवी उसके किसी भी बात पर भरोसा नहीं करेगी, बल्कि उसे और ज़्यादा तकलीफ सहना पड़ सकता है। वह कितने ही दिन भानु प्रताप का इंतज़ार करती रही, लेकिन उसके सो जाने के बाद ही वह आता। सुबह जल्द वापस चला जाता। ऐसा कोई दिन नहीं मिला कि वह उससे अपनी तबीयत के बारे में बताती, लेकिन हर दिन होने वाली कमजोरी उसे और ज़्यादा कमज़ोर करता जा रहा था। आखिरकार एक दिन वह खाना बनाते हुए किचन में ही बेहोश होकर गिर गई। उसका दिमाग बुरी तरह से चकरा रहा था। आंखों के सामने बिल्कुल अंधेरा छा गया था। वह सहारे के लिए हाथ मारती फर्श पर गिरी और होश हवास से बिल्कुल अलग हो गई थी। नौकरानी ने भागकर शकुंतला को बुलाया तो वह कुछ शक में पड़ चुकी थी। इसे उठाओ और कमरे में लेकर जाओ, उन्होंने नौकर से कहा तो वह सहारा देते हुए उसे भानु प्रताप के कमरे में लेकर आ गई। जबकि थोड़ी देर के बाद शकुंतला देवी ने कॉल करके डॉक्टर को हवेली में बुला लिया था। ये माँ बनने वाली है, डॉक्टर ने उठते हुए धीरे से कहा। शकुंतला देवी बस मुंह लाल किए उसे देखती रह गई। ये क्या कह रही हो तुम? उनके गुस्से की कोई हद नहीं थी, जबकि पीहू ने कांपते हुए अपना हाथ अपने पेट पर रख लिया। जो कुछ उसके साथ हो चुका था, उसके बाद उसे इस मासूम जान को किसी भी मुसीबत में डालना उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। मुझे ये बच्चा किसी भी कीमत पर नहीं चाहिए, उन्होंने डॉक्टर का लिहाज किए बिना ही कह दिया, जबकि डॉक्टर भी बुझा बुझा सा चेहरा लिए कमरे से बाहर निकल गई। शकुंतला देवी वह सब कुछ कर गुजरने वाली थी, लेकिन भानु प्रताप की मर्जी से अब उन्हें वह भानु प्रताप के आने की बेचैनी से इंतजार था। तभी जैसे ही वह घर में दाखिल हुआ, शकुंतला देवी ने आसमान सर पर उठा लिया था। अब ये दिन देखना बाकी था। अब मैं यहाँ इस हवेली में इसकी औलाद पालती फिरूंगी।
उनके गुस्से की कोई हद नहीं थी। क्या हुआ माँ? भानु प्रताप अभी तक नासमझ बनकर उन्हें देख रहा था। ये भी तुम्हें मैं बताऊंगी? भानु प्रताप उन्होंने साफ साफ बोलते हुए कहा, ये लड़की माँ बनने वाली है, यानी दासी बनकर आई हुई लड़की से अब तुम बच्चे पैदा करवाओगे? जबकि पीहू ने डरते हुए भानु प्रताप की तरफ देखा था। उसे यकीन नहीं आ रहा था, न जाने भानु प्रताप के तरफ से क्या फैसला सुनाया जाएगा। अगर उसकी मौजूदगी में उसका बच्चा सुरक्षित ना रहा तो वह उस बात को कभी भी बर्दाश्त नहीं करेगी। जबकि भानु प्रताप की आंखों में हैरानी उतर आई थी, एक खुशी और हैरानी जो पीहू की नज़रों से छुपी नहीं थी। भानु प्रताप, मुझे किसी हाल में भी ये बच्चा नहीं चाहिए। पहले ही मैं 5 महीने उस लड़की को जिस तरह बर्दाश्त कर चुकी हूँ, मैं ही जानती हूँ। जबकि भानु प्रताप ने आगे बढ़ते हुए उन्हें कंधों से थाम लिया था। आप मुझे कुछ दिनों का वक्त दें, मैं सब कुछ आपकी मर्जी के हिसाब से कर दूंगा। जबकि पीहू को इशारा करते हुए उसने कमरे में जाने के लिए कहा था, जो अपनी और अपने बच्चे के जान बचने पर सुकून भरी सांस लेते हुए कमरे की तरफ चली गई। शकुंतला देवी की मौजूदगी में सुकून जैसी चीज़ का कोई नाम ही नहीं था। कुछ देर के बाद वह कमरे में आया तो वह विश्वास नहीं कर पा रहा था कि ये बात सच है, और पीहू को देखता रहा। जबकि पीहू अभी भी डरी हुई नज़रों से उसे देख रही थी। भानु प्रताप जी, क्या सच में आप इस बच्चे को ख़त्म करवा देंगे? उसकी आंखों में डर हिचकोले मार रहा था। भानु प्रताप ने नरमी से उसके तरफ देखा। मैं अभी इस बात का कोई फैसला नहीं कर सकता। न जाने क्यों उसका शब्द बुझा सा था। मैं अपने साथ होने वाली हर नाइंसाफ़ी को बर्दाश्त कर लूँगी, लेकिन भानु प्रताप जी, मैं अपने बच्चे को कुछ नहीं होने दूंगी। उसने पेट पर हाथ रखते हुए भानु प्रताप की तरफ देखा, जबकि वह बस पीहू को ही देखता रहा। उसे अच्छा लगा था पीहू का अपने बच्चे के लिए स्टैंड लेना। आज सच में एक लड़की कम एक माँ ज़्यादा लग रही थी, जिसे डर था कि उसकी ममता उससे छीन ली जाएगी। कुछ दिन आसानी से बीत गए, लेकिन कुछ ही दिनों के बाद शकुंतला ने एक बार फिर उसे बाजू से पकड़ते हुए सीढ़ियों से नीचे लाकर फेंका। जबकि भानु प्रताप उन्हें हैरानी से देखता रहा, जो अभी आदमियों के बैठक से उठकर आया था। मुझे अभी और इसी वक्त इस बच्चे का खात्मा चाहिए। न जाने एक बार फिर उन्हें किस तरह का दौरा पड़ा था। माँ, उसका हाथ छोड़ दो, मैं आपको सब कुछ समझा दूंगा। भानु प्रताप को डर महसूस हो रहा था, उसकी मौजूदगी में पीहू या उसके बच्चे के साथ कुछ न हो जाए। जबकि शकुंतला देवी उसे कहर भरी नज़रों से घूर रही थी। भानु प्रताप, मैंने तुम पर भरोसा करके बहुत बड़ी गलती कर दी। अब तुम कुछ नहीं करने वाले। अब जो कुछ करना है मुझे ही करना होगा। उन्होंने बुरी तरह से हंगामा खड़ा कर दिया था। तभी बाहर से एक नौकर भागता हुआ अंदर की तरफ आया। ये उनका खास नौकर था। जब पहली बार बैठक के आने वाले नौकर को यूं हवेली में आते हुए देखकर भानु प्रताप के चेहरे का रंग बदला था। मेरी अनुमति के बगैर तुम्हें अंदर आने की अनुमति किसने दी? वह उससे पहले नौकर को गिरेबान से पकड़ता वह बोल पड़ा, भानु प्रताप जी, बाहर पुलिस खड़ी है और साथ में तरुण भी है, जो कि तरुण ये कांड करके फरार हो गया था और अब कहीं जाकर पकड़ा गया था। जैसे ही भानु प्रताप ने पुलिस से बातचीत की, उसको एक सुकून का सांस उतर आया था। इतनी देर में भानु प्रताप तरुण को कई थप्पड़ मार चुका था। तब पुलिस ने आगे आकर उसे बचाने की कोशिश की थी। पुलिस ने कहा, यह केस इतना सीधा नहीं जितना दिख रहा है। तरुण का इस केस में हाथ है या नहीं, अभी तो जांच चल रही है। विष्णु की जिस तरह से हत्या हुई और उसकी डेड बॉडी घर पर ही मिली, इस हत्या में अकेले तरुण नहीं, शायद उसके घर में से भी कोई हो सकता है। तरुण तो उससे मिलने गया था और उसके आने के 2 घंटे के बाद विष्णु की मृत्यु हुई। विष्णु के मौत में उसके भाइयों का भी तो हाथ हो सकता है। ज़्यादा कड़ी पूछताछ से पता चलेगा। अब तरुण भी पकड़ा गया है, अब इससे पूछताछ होगी आखिरकार उस रात क्या हुआ था। तरुण से पूछताछ के बाद ही असली मुजरिम का पता चलेगा। तरुण को पुलिस पकड़कर ले गई थी। तरुण ने बताया, मैं उससे मिलने जरूर गया था, वह भी उसके बड़े भाई ने मुझे भेजा था शराब देने के लिए। मैं तो शराब देकर चला आया था। वहाँ पर तो कई लोग बैठे हुए थे, उनमें से एक उसका बड़ा भाई भी था, जो शायद विष्णु से उसकी नहीं बनती थी। जमीन के चक्कर में उन दोनों भाई की आपस में नहीं बनती थी। हाईवे पर 3 एकड़ की जमीन जो विष्णु के नाम उसकी माँ ने कर दी थी, उस जमीन को लेकर उसके भाई में अनबन हुई थी। कुछ दिनों से उसका बड़ा भाई उस पर बड़ा प्यार लुटा रहा था। मुझे तो सर बस इतना ही मालूम है, इससे आगे मुझे नहीं मालूम वहाँ और क्या हुआ था। ये बात सच थी। पोस्टमार्टम के रिपोर्ट में विष्णु ने हद से ज़्यादा शराब पी रखी थी और शराब की बोतल पर तरुण के भी फिंगरप्रिंट मिले थे, जिसकी वजह से तरुण को गिरफ्तार किया गया था। उसको पूरा मुजरिम करार दिया गया था,
क्योंकि वह इतना अमीर नहीं था और बाकी जो उसके दोस्त थे वे सारे के सारे अमीर थे। उसके सर पर यह सारा इल्ज़ाम डालकर वे चुपचाप तसल्ली में हो गए थे। लेकिन तरुण को जब पता चला तो वह फरार हो गया था। आज तरुण पकड़ा गया तो असली सच्चाई सामने आई। उसके बड़े भाई ने ही उसको मारा था, वह भी शराब के नशे में। अब बात साफ हो गई थी। तरुण से जुर्माना लेकर उसको रिहा कर दिया गया था। तरुण अपने घर चला गया था। जब ये सच्चाई सामने आने के बाद अब शकुंतला देवी बड़ी बेचैनी और शर्म महसूस कर रही थी, जबकि भानु प्रताप के भी असर उनसे अलग नहीं थे। ये सब सुनते हुए जमीन पर बैठती चली गई। आज तक उसने क्या कुछ नहीं बर्दाश्त किया था। उसके साथ जो जुल्म किया गया था उसने चुप से सब कुछ सह लिया था, क्योंकि वह जानती थी कि उसके भाई ने उन लोगों के साथ बहुत बुरा किया है। लेकिन हकीकत ने उसे भी हिलाकर रख दिया था। अगले शाम को ही भानु प्रताप ने उसे वापस अपने माँ बाप के पास भेज दिया था। वह बेकरारी से अपना सामान लेकर अपनी माँ के पास चली गई थी। इस घर से और भानु प्रताप के ज़िंदगी से जाने का जिस तरह अफसोस था, उससे कहीं ज़्यादा खुश भी थी। उसका भाई बेगुनाह साबित हो गया था और अपनी माँ से दोबारा मिल सकती थी। जबकि शकुंतला देवी को ऐसी चुप्पी लगी कि उन्होंने दोबारा पीहू का सामना नहीं किया था। उस शाम वो बेकरारी से अपनी माँ को मिलने के लिए गई थी। फिर कितनी ही देर उनके गले लगकर रोती रही। उसका भाई भी उसके घर में मौजूद था, जबकि कुछ रिश्तेदार भी उसे बधाई देने आए थे। राजबाला को तो जैसे यकीन ही नहीं हुआ था कि उसकी बेटी पीहू इतने साल के बाद उससे मिलने आई थी। वह हैरान परेशान थी। भगवान ने एक साथ कई खुशियाँ उसके झोली में डाल दिया था। जहाँ उनके बेटे की ज़िंदगी बच गई थी, वहीं उनकी बेटी भी उस कैद से आज़ाद होकर आई थी। लेकिन शायद उसे अपने ऊपर जुल्म सहने की आदत हो चुकी थी। रात ढलते ही उसका ख्याल उसके दिमाग में उतरने लगा। मेहमान वापस चले गए जब वो तरुण के कमरे में गई। तरुण जिस तरह चुप और बुझा हुआ था, उसे देखकर हैरान हुई। उसके भाई को तो इस तरह खुश होना चाहिए था, लेकिन उसका भाई बहुत गम में दिखाई दे रहा था। जब उसने तरुण से पूछा, तुम रिहा हो गए हो, तुम खुश क्यों नहीं हो रहे? उसने कहा कि मैं खुश कैसे हो सकता हूँ? जिसको मैं स्कूल के ज़माने से चाहता था, आज वे बहुत परेशान हैं और श्वेता की वजह से ही मैं इन सब बुरे संगतों में पड़ गया था। मैं श्वेता को पाना चाहता था, लेकिन श्वेता विष्णु से प्यार करती थी। लेकिन आज विष्णु भी इस दुनिया में नहीं है। मैं कैसे खुश रह सकता हूँ जब मेरी महबूबा इतने दुख में है? मैं उसे बचपन से चाहता था। जब भी मैं हवेली में माँ के साथ जाता तो वो मेरे साथ ही खेला करती थी। क्या तुम मेरी मोहब्बत को मुझसे मिलवा सकती हो? मैं कैसे श्वेता को भूल जाऊं? अपने भाई तरुण की बात सुनकर पीहू के पैरों तले से जमीन निकल गई थी। ये तुम क्या कह रहे हो तरुण? आज ही तो तुम जेल से आए हो। मैंने भी इतना कुछ सहा है तुम्हारी वजह से। तरुण, ऐसी बात मत करो। तुम्हारा एक तरफा प्यार श्वेता तुम्हें कभी स्वीकार नहीं करेगी, भूल जाओ। अब श्वेता को अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ो। अपने घर 1 महीना रही और 1 महीने में वह तरुण को समझाती रही, लेकिन तरुण पर श्वेता का भूत सवार था। वह उसकी एक भी नहीं सुन रहा था। पीहू भी अब भानु प्रताप को नहीं भूल सकती थी। वह उसका पति था। अगले ही दिन वह एक बार फिर हवेली में थी। धीरे से सीढ़ियाँ चढ़ती हुई भानु प्रताप के कमरे में चली गई। शकुंतला देवी ने उसे कुछ भी नहीं कहा था। शायद वह खुद भी अब शर्म में डूबी हुई थी। इतने साल में जिस तरह के व्यवहार, जिस तरह का रवैया उन्होंने रखा था, उन्हें ये सोचकर हैरानी हो रही थी, न जाने उन्होंने एक ऐसी लड़की को अपने जुल्म का निशाना बनाए रखा जिस लड़की की कोई गलती भी नहीं थी। और ये बात अब बार बार उसके दिमाग में घूम रहे थे। वह कमरे में आई तो भानु प्रताप बेड पर बैठा लैपटॉप पर काम कर रहा था, जबकि उसे देखते हुए भानु प्रताप को हैरानी हुई थी। जैसे वह जानता हो वह जरूर पलट कर आएगी। धीरे से चलते हुए उसके कदमों में बैठ गई। भानु प्रताप ने उसे अपने सीने से लगा लिया। पीहू डरती हुई कहने लगी, भानु प्रताप जी, मैं एक बात कहना चाहती हूँ। अगर मेरी बात बुरी लगे तो चाहे मुझे शूट कर देना, लेकिन मैं 2 दिलों को मिलाकर रहूँगी। भानु प्रताप ने कहा, पीहू, जो मांगना है मांगो, जो कहना है कहो, क्योंकि तुम्हारा हक है। जो तुम्हारे साथ हमने किया उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। तरुण श्वेता से बहुत मोहब्बत करता है और शायद बचपन से करता था, लेकिन श्वेता दीदी विष्णु से प्यार कर बैठी थी। तब वो पीछे हट गया और बुरी संगतों में पड़ गया। लेकिन अब वो अपने प्यार को पाने के लिए कुछ भी कर सकता है। भानु प्रताप तो पीहू की बात सुनकर एकदम सुन खड़े रह गए। श्वेता तो शायद विष्णु को अभी भी चाहती थी और वो उसके सोग में वह पूरा दिन अपने कमरे में बंद रहती थी। किसी से कोई बात नहीं करती थी, लेकिन श्वेता को भी उसके ज़िंदगी के तरफ लाना था। और तरुण कोई बुरा लड़का नहीं था। जो कुछ पीहू के साथ इन लोगों ने किया था, उसके बदले में अगर तरुण से शादी की जाती तो वो भी बुरा नहीं था। ये बात उसने शकुंतला देवी को बताई
तो उसने अपने पछतावे के हिसाब से पीहू की ये बात स्वीकार कर ली और पीहू से कहा कि श्वेता और तरुण को मिलाने का काम अब तुम दोनों का है, क्योंकि श्वेता को उसके ज़िंदगी के तरफ भी तो लाना है। इसी तरह कई महीने बीत गए। अब हवेली में हमेशा खुशियाँ चहकती रहती थी और पीहू ने भी एक चाँद से बेटे को जन्म दिया था और आज हवेली में बहुत बड़ी पार्टी रखी गई थी। अब तरुण भी श्वेता के नज़दीक आ रहा था। श्वेता भी अब तरुण से बातचीत कर लिया करती थी, लेकिन आज की पार्टी में उन दोनों को एक दूजे के लिए बनाना था और वह भानु प्रताप और पीहू ने कर दिखाया। आज तरुण ने अपने दिल की बात श्वेता से कह दी और श्वेता ने भी उसे स्वीकार कर लिया, क्योंकि तरुण उसे बचपन से चाहता था। ये श्वेता ने महसूस कर लिया था। अब तरुण और श्वेता की शादी हो जाने के बाद वे लोग भी इसी हवेली में रहते। पीहू तो पहले ही भानु प्रताप की दीवानी थी। अब उसने भानु प्रताप के बच्चे को जन्म देकर वह दुनिया के सबसे हसीन लड़की समझती थी। इधर तरुण भी श्वेता को पाकर बहुत खुश था। उसने अपनी सारी बुरी आदतें छोड़कर श्वेता को खुश करने में लगा रहता था। आज श्वेता ने भी अपने दिल के हर बंद दरवाजे को तरुण के लिए खोल दिया था। उन दोनों के होंठ एक दूसरे में चिपके हुए थे। तरुण अपने बचपन के प्यार के बारे में उसे बता रहा था। फिर वे दो जिस्म एक जान हो गए। सारी रात तरुण ने उसे सोने ना दिया। इधर पीहू भी भानु प्रताप को पाकर अपने प्यार की हद तक उसे प्यार कर रही थी और भानु प्रताप भी उसको पाकर न जाने अपने आप को दुनिया का सबसे खूबसूरत मर्द समझ रहा था। इन दोनों मोहब्बत करने वालों की मुलाकात तो अजीब हुई थी, लेकिन इन दोनों का जीवन अब बड़ी खुशी में बीत रहा था। उधर शकुंतला देवी अपने नवासे और पोते को देखकर हमेशा खुश रहती थी, पुरानी सारी बातों को भूल चुकी थी। और राजबाला भी इसी हवेली में रहती थी। अब वह भी अपनी बेटी और बेटे को देखकर बहुत खुश रहती थी। जो कुछ भी दुखाया था, लेकिन इसका अंत बहुत अच्छा था। और मेरी वीडियो जहाँ कहीं से भी आप लोग देखते हैं, कमेंट में अपने शहर का और राज्य का नाम ज़रूर बताइए। मुझे आप लोगों के कमेंट पढ़ने में बहुत आनंद आता है और उन सभी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ जो लोग मेरी वीडियो को देखते हैं और लाइक करते हैं और शेयर करते हैं। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं हम अपनी कल की एक और नई दिलचस्प कहानी के साथ। मुझ पर सदा अपना प्यार और स्नेह बनाए रखें। सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।